कुछ चीज़ें बेहद ख़तरनाक हैं जिनकी तरफ इशारा इमरान खान साहब ने किया, वो मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा जी रवां साल कपास की पैदावार 25% कम होगी, मकई की पैदावार 3% कम होगी, गन्ने की पैदावार 8% कम होगी, चावल की पैदावार 40% कम होगी, मिर्चों की पैदावार 54% यानी कि 54% कम होगी। पिछले 5 महीनों में एक आम आदमी महंगाई के कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ट्रैक्टर की सेल उन्होंने बताया 45% इसमें कमी हो गई है। डीएपी खाद की सेल में 75%, यूरिया 8%, पोटाश 85 यानी कि 85% और डीजल की खपत में 22% कमी हुई है। हम कहाँ जा रहे हैं? डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। पहली तो एक बात यह है कि बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ये महंगाई और ये इक़्तिसादी सूरत हाल के ऊपर तो बात कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली में सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बजाय इसके कि ये भी फंसे रहे उस लॉक जैम में तोशा खाना के, ये पाकिस्तान के असल इश्यूज़ हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट, कि आपकी बका को ख़तरा है पाकिस्तान की, इतनी बड़ी सिचुएशन है। और ये वो जो वैसे ही हमारे यहाँ तो ये कहा तो जाता है, एक मजाक ही बन जाता है कि ऐसा मुश्किल वक्त पहले नहीं आया था, पर ये वाकई बहुत मुश्किल वक्त है। इसके अंदर जो इमरान खान ने भी मेरा जिक्र किया है इस पर कि ख़तरा है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का। डिफ़ॉल्ट आम आदमी को समझाने के लिए वो होती है कि जब आप अपने कर्ज़े या लाइबिलिटीज़ जो दुनिया को देने होते हैं, अदम अदायगी उसकी हो जाती है। आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो ख़तरा है ये वो कहते हैं रिस्क, डिफ़ॉल्ट रिस्क जो हमारा जो है अभी जो बढ़ गया है, वो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ये फिगर दिया है कि जो 5 साल जो है ना क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप होता है, उनका जी उसका रिस्क जो है ना डिफ़ॉल्ट का हमारे पास 56 से 75% हो गया है। 56% से बढ़ के 75% हो गया है। और जब ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता है या खुदा ना खास्ता जब डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर ये होता है कि आपको कोई भी कर्ज़ा नहीं दे, और हम कर्ज़ों पे ही चल रहे हैं। हम कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े लेते हैं, या तो कोई कर्ज़ा नहीं देता, और अगर देता भी है तो इतने महंगे रेट पे देता है कि वो आपको अफोर्ड ही नहीं करते हैं। पहले ही हमारा ये सूरत हाल जो है ये इसकी आज हफीज़ पाशा साहब को मैं सुन रहा था मालिक के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से भी हमारी ये परसेप्शन बन गई है। एक तो मूडीज़ जो कि क्रेडिट रेटिंग है, उन्होंने ऑलरेडी हमारा जो है ना माइनस के करीब फिगर कर दिया कि डिफ़ॉल्ट की परसेप्शन हमारी बहुत नेगेटिव पे कर दी है, बुरी कर दिया है। उसके बाद से जब इस तरह की दुनिया की बड़ी कंपनियां जो कि जो हर कोई कर्जा देने वाला उनकी तरफ देखता है कि इस कंट्री का रिस्क फैक्टर कितना है, यहाँ पे मैं पैसे लगाऊंगा तो कितना मेरी इन्वेस्टमेंट खतरा है, कर्जा वापस आएगा नहीं आएगा। तो अगर ये सूरत हाल हो कि जनाब ये डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं तो वो महंगा हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या मसले हैं डिफ़ॉल्ट से जुड़े हुए और इस वक्त हमें क्या ख़तरात है मुआशी, वो उसकी भी थोड़ी रिस्क बता देता हूँ आपको कि इसके अलावा हमारी डेट और लाइबिलिटीज़ जो कर्जा जात हैं और जो अदायगियाँ हैं वो 62 ट्रिलियन खरब 62 खरब रुपए हो गया हुआ है। ये एक साल में 12 खरब रुपए की बढ़ावा कह लें आप। हाँ, बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी बेहतर वर्ज है जो है ना, 23% एक साल में इसमें इजाफा हुआ है। उसके बाद ये है कि इसकी वजह से भी हुआ है और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस भी ये हैं कि IMF ने अपनी मीटिंग जो पहले नवंबर के पहले हफ्ते में करनी थी, उन्होंने तीसरे हफ्ते पे ले गए हैं। और गालबन तीसरे हफ्ते में, क्योंकि ये इम्कान था कि पाकिस्तान में जो बेयकीनी की फ़ज़ा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लगने की, उस पर सिर्फ पूरा पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं बैठी, पूरी दुनिया भी बैठी हुई, IMF भी उस पर बैठी हुई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब इसका फैसला देख लें, इससे इनकी कितनी सियासी गैर इस्तेहकामी बढ़ेगी, जिससे कि इक़्तिसादी गैर इस्तेहकामी आएगी। तो IMF भी उसका वेट कर रहा है। और IMF को और भी जो मेजर मसले नज़र आ रहे हैं कि ये धड़ाधड़ जो सियासी फैसले करते हुए डायनामिक्स जो हैं, हाँ। ये खर्चा किए जा रहे हैं ना, इनको लाया इसलिए गया है कि बाहर में जाए, मैक्रो इकोनॉमिक बाहर में जाए, ये बड़े फिगर जो है, ये फैंसी वर्ड जो कि आप में या इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जिक्र करते हैं, उनका ये पॉलिटिकल डिसीजन लो, आम आदमी से रिलेटेड जो है वो लिए जाए। उसकी वजह से फॉर एग्जांपल IMF के साथ इन्होंने जो मायदा किया है, इन्होंने कहा था कि हम अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारा खर्चों में और रेवेन्यू के दरमियान में जो डेफिसिट होता है वो 1500 अरब रुपये कम करने थे।
वो कम करने की बजाय वो डेफिसिट वो बढ़ गया है। चलिए वजूहात पे बात कर लेते हैं। मैं ज़रा बता दूं देखने वालों को कि इस वक्त डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के माहिर मुआशी अमूर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकॉनमी के ऊपर, उनका फ़ायदा उठाते हैं। आमिर साहब उन्हीं से बात करते हैं। नहीं, उनको कर लें। मैं ज़रा क्विकली 2-4 फिगर पढ़ दूं, फिर डॉक्टर साहब से इसके मुतालिक ओपिनियन लेते हैं। इनकी बहुत गहरी नज़र ये रखते हैं और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, तो ये बेहतर बता सकेंगे। क्विकली डॉक्टर साहब, मैं आपके नॉलेज में होगा मगर आम नाज़रीन को बताते हुए कि एक बहुत बड़ा जो एक्सचेंज रेट का मसला नहीं हल हो रहा कि डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं जी मैं 200 रुपये पे जो है डॉलर के मुकाबले में रुपया ले जाऊंगा, वहाँ सूरत हाल है कि 220-22 पे डॉलर है। मगर असल ख़तरे की बात, ख़तरनाक बात ये हो रही है कि वो इंटर बैंक मार्केट में ये रेट है, मगर बाहर लेने जाएं डॉलर तो या तो मिल नहीं रहा है या 230 का, और पेशावर में बताया जा रहा है क्योंकि स्मगलिंग हो रही है 240 तक रुपए का मिल रहा है। और भी फिगर्स हैं, मगर क्विकली लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमने बाहर देनी है वो इस साल के लिए 32 से 34 अरब डॉलर हैं, और जो है उसके अंदर से वो कह रहे हैं कि आपके जो रिजर्व्स को मिलाया जाए और कमिटमेंट्स को निकाल दिया जाएगा जो हमें हुई हैं, तो फिर भी 22 से 24 अरब डॉलर चाहिए होंगे। और पहले क्वार्टर के पहले 3 महीने के बड़े इसमें सिर्फ 2 अरब रुपया आया है। तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब आप अपने दें कि हमें कितना के खतरात हैं डिफ़ॉल्ट का, और IMF से सारे उस डील के ऊपर भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, और बाकी जो हमारे फाइनेंशियल जो खतरात पे हम गुजर रहे हैं कितने के खतरनाक हैं। आमिर साहब इतने ढेर सारे सवाल कर दिए, मुझे तो पहला सवाल याद रह गया जी। पहली बात आपने की थी कि डॉलर का जो रेट है, इंटर बैंक का जिक्र किया आपने, ओपन मार्केट का जिक्र किया। देखिए बुनियादी बात यह है कि आजकल की दुनिया में कोई एक शख्स या कोई एक इदारा किसी भी रियासत का वो अपनी करेंसी का रेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकता। अगर हमारे वजीर खजाना साहब को ऐलान कर दें, उनकी कैपेसिटी में नहीं है। देखिए कोई 30 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई 75-80 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट कर लेते हैं, 100 अरब का ये मामला है, कोई 30 अरब की रेमिटेंसेज आती हैं। तो हमारी जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात हैं वो कोई 200 अरब डॉलर पे हैं जो आते हैं और जाते हैं। कोई शख्स भी उसके अंदर रुपए की वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से डॉलर के सामने फिक्स नहीं कर सकता। ना ये स्टेट बैंक कर सकता है, ना ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कर सकता है, कोई दुनिया का बड़ा जो सेंट्रल बैंक है वो भी ये नहीं कर सकता। ये मार्केट की फोर्सेस ने उसको डिटरमिन करना है, जो जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई शख्स या कोई इदारा ये डिटरमिन नहीं कर सकता कि ये 200 रुपए से नीचे जाएगा, ये मार्केट फोर्सेस ने डिटरमिन करना है। दूसरा आपने जिक्र किया इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का। देखिए इस वक्त जो रेट दिखाने को है, जैसे वो हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और है, इस वक्त जो दिखाए जा रहा है, आप मनी चेंजर के पास जाएं, उसके पास जो लिखा होता है कि 227 रुपए का डॉलर हम बेच रहे हैं, जब उनसे मांगेंगे तो नहीं देंगे। उनके पास 227 लिखा हुआ जरूर है लेकिन ये बोगस रेट है। आप इंटर बैंक मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आज बता रहे हैं कि 222-223 रुपए का हम डॉलर बेच रहे हैं। अगर आप उनको कहें कि जी बेचें, हमने 50,000 डॉलर की LC खोलनी है, आप हमें दे 50,000 डॉलर, तो कहेंगे हमारे पास नहीं है, तो वो भी एक बोगस रेट है। तो ये रेट इस वक्त जितने दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो इंटर बैंक में हो या वो ओपन मार्केट के एक्सचेंज मनी चेंजर्स हैं, वो सब बोगस रेट्स हैं, वो सब दिखाने के हैं। असल बात वही है जो आपने शुरू में कही कि अगर आप मार्केट से डॉलर खरीदने जाएं तो वो आपको 240, 241 उससे कम नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने खरीदने हैं, कितने डॉलर आपको चाहिए। तो रेट तो आसमानों से बातें कर। इसमें बड़ी अच्छी आपने बात की। इसमें मैं आपका ओपिनियन 2 चीज़ों पे ही चाह रहा हूँ। मैं दोबारा, आपने मेरे लंबा सवाल हो गया था, मैं ज़रा शॉर्टन करता हूँ। इसमें तो जब इंटर बैंक का इतना 10-10 और 20-20 रुपए का फ़र्क हो जो कि पेशावर में नज़र आ रहा है मार्केट रेट में और इंटर बैंक रेट में, तो फिर इसमें ज़ाहिर है हुंडी और हवाला भी बढ़ता है। लोग कहते हैं कि जनाब मेरे बैंक में इतने पैसे मिल रहे हैं बैंक से और मार्केट से इतना हो, तो ये चीज़ एक बहुत बढ़ती है, और उससे भी रेमिटेंसेस भी आपके कम हो जाता है, लिंक्ड होता है। मैं फाइनली आपसे जो असल आना चाह रहा था वो था कि हमारा डिफ़ॉल्ट का कितना ख़तरा है, क्योंकि जो फिगर्स हैं कि हमें 32 से 34 अरब रुपया चाहिए
और इसहाक डार साहब का क्लेम है कि जी उनको $13 बिलियन की कमिटमेंट्स आ गई हैं। हालांकि चीन ने बताया जा रहा है कि मशरूत कर दिया है IMF की डील के साथ कि अगर डील होगी तो हम देंगे, मगर वो $13 बिलियन भी आ जाए फिर भी हमें $22 अरब चाहिए है। तो रिस्क फैक्टर, डिफ़ॉल्ट रिस्क फैक्टर जो है, हमें कितना खतरा है डिफ़ॉल्ट होने का? आमिर साहब, हमें कोई $22 अरब चाहिए कर्जाजात की वापसी के लिए, और जो तखमीना लगाया जा रहा है करंट अकाउंट का खसारा कोई 22 अरब का है, तो वो 12 अरब का है। जो आपने दोनों को मिला के बताया कि 32 या 33 अरब डॉलर हमें चाहिए होगा अगले 12 महीनों के अंदर। उसमें से मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 26 से 27 अरब डॉलर जो है वो अरेंज फॉर है, उसमें रोल ओवर्स हैं, वो अरेंज फॉर है। इस वक्त जो गैप आ रहा है, जो ब्रिज करना है, वो 6 से 7 अरब डॉलर का गैप है दोनों के दरमियान में। वो गैप अभी हम पूरा करने में कामयाब नहीं हुए हैं, और उसी के नतीजे में आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा इस वक्त जो आलमी मंडियों में, जिसको हम क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप कहते हैं, यानी कि आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए कि शरह या इम्कानात क्या हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगा। वो आपने 75% बताया, वो कल की फिगर है। अगर आप लेटेस्ट फिगर देखें तो वो तकरीबन 80% पे पहुंच चुकी है। तो एक एक दिन में हम देख रहे हैं कि वो 3-3, 4-4% जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि आलमी सरमायाकार जो हैं वो हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की इम्कानात बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनका फोकस जो है वो ये नहीं है। उनका फोकस ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, उनका फोकस ये है कि जी तोशाखाना केस में क्या हुआ, किसने घड़ी चोरी की, कितने की बेची। उनका फोकस ये है कि लॉन्ग मार्च कब पहुंचेगा, क्या पिंडी जाएगा, क्या इस्लामाबाद जाएगा। तो ये तो असल इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के।